हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। आपकी 15 मिनट सीरीज में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके कॉजेज क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या थे और वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और ये काफ़ी पॉपुलर रेवोल्यूशन साबित हुआ था। तो हम चलते हैं एक स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरी की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 में। उस दिन ना एक अफवाह फैली कि जो राजा है ना वो लोगों के ऊपर ओपन फायर करवाने वाला है, ठीक है। और ये बेसिकली प्रॉपर रूमर ही था। तो लोगों के बीच में ना एक टेरर का माहौल हो गया। सोचो, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोई आप पे ओपन फायर कराने जा रहा है तो क्या होगा। तो वहाँ के लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने कहा अगर मरना ही है तो ऐसे क्यों मरे, लड़कर मरेंगे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि यार हमें लड़ना है तो हमें आर्म्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, हथियारों की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं हथियारों को लेने के लिए वो सब पहुंच गए बैसाइल के किले में। वहां जाने के बाद एक प्रिजन था, वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तोड़ फोड़ करके उन्होंने सोचा कि यहाँ से हथियार ले लिए जाए। तो हथियार लेने की लड़ाई में वहां का जो पहरेदार था, जो जेल की रखवाली करता था, वो मारा गया। तो उन्होंने क्या किया, हथियार तो लिए ही सही, वहां से कैदियों को भी छुड़वा लिया गया। और हथियार के साथ साथ वहां पे जो तोड़ा फाड़ी हुई थी उसमें से उन्होंने पत्थर उठा के अपने साथ ले गए, ताकि उनको एज ए मेमोरी वो रख सके और फ्यूचर में वो उनको सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सब लेकर वो वहां से चले गए। अब ये तो हुआ, लेकिन इसका रीज़न क्या था, कैसे रूमर स्प्रेड हुआ, इसके लिए हम चलते हैं और पास्ट में 1774 की हम बात करते हैं। तो वहाँ पे राजा हुआ करता था लुइस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये ज़्यादा बड़े नहीं थे, 20 साल के थे मात्र। इनकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से कर दी गई थी। अब जब वो राजा बने तो हर राजा अपनी लग्जरियस लाइफ जीता है, ठीक है। और उसी के शासनकाल में लुइस 16 के ब्रिटेन से अमेरिका की कॉलोनीज को छुड़वाने के लिए 1 बिलियन यूरोस का ऑलरेडी एक डेप्थ आ चुकी थी। साथ ही साथ जो वॉर चल रही थी, राजा की जो लग्जरियस लाइफ थी, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट्स को मेंटेन करना, स्कूल को मेंटेन करना, इस सब के लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। तो उनके ऊपर 2 बिलियन यूरोस का और ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो गया था। अब राजा इतना बर्डन उतारेगा कैसे, तो राजा ने सोचा कि टैक्स बढ़ा लेते हैं। अब उस टाइम पर टैक्स देता कौन था, इसको समझते हैं। उस टाइम पर फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट नोबिलिटी, जिसमें राजा महाराजा का परिवार इंक्लूडेड होता था। सेकंड क्लर्गी, उसके अंदर चर्च में जो भी लोग प्रीस्ट चर्च का काम करते थे, संभालते थे, वो सारे लोग, उनका परिवार क्लर्जी में इन्वॉल्व होता था। थर्ड स्टेट में पीजेंट्स 90% हुआ करते थे, बट बाकी के जो भी वर्कर्स थे, लॉयर्स, इंजीनियर्स और बाकी के मर्चेंट्स, वो भी सब थर्ड स्टेट में इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो लुइस 16 ने बोला कि हम, मेरे को खर्चे हटाने हैं तो मुझे टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। और टैक्स की जिम्मेदारी किस पे थी, जो कि हमारे थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे। फिर जब थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर सारा बर्डन था, लेकिन उनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, सारे प्रिविलेजेस वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग ही एंजॉय किया करा करते थे। हम बात करें 1715 से लेके 1718 तक में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा राइज हुई। तो अगर पॉपुलेशन राइज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही होगा। तो जब प्रोडक्शन सीमित है लेकिन डिमांड बढ़ रही है तो लोगों की भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि फसल में तो लिमिटेशन ही है। अब लोगों को लगा कि यार हमें टैक्स क्यों देंगे वो थर्ड एस्टेट के लोगों को, तो उन्होंने सोचा रिवॉल्ट करते हैं। उन्होंने रिवॉल्ट करने की सोची भी सही, लेकिन ना उनके पास एजुकेशन थी ना उनके पास मनी था, तो वो रिवॉल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे जैसे फ्रेंच सोसाइटी आगे बढ़ी, लोग पढ़ने लिखने लगे, उनके पास पैसा आने लगा, तो उनको ये समझ में आने लगा कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। उनको ये लगा कि यार हम सारा काम कर रहे हैं, हम सारा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एंजॉय तो सभी कर रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे 2 फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन लोकी एंड रोजियू। ये फिलोसोफर थे, इन्होंने बोला कि जो आज़ादी है वो सभी के पास होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और जो प्रिविलेजेस हैं वो बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि
जो 2 एस्टेट के, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के लोगों को मिला करते थे। जो प्रिविलेजेस होने चाहिए वो बर्थ के आधार पे नहीं, जो वो लोग कर रहे हैं, जो उनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, उसके आधार पे मिलने चाहिए। अब राजा ने टैक्स तो बढ़ा ही रखा था, अपनी मनमानी कर ही रखा था, तो लोगों ने भी रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर ना एक चीज हुआ करती थी कि राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी टैक्स बढ़ाने के लिए, और ये मीटिंग लास्ट 1614 में हुई थी। उसके बाद लुई 16 ने बुलाई थी 5 मई 1789 को। इसमें हर एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन इसके अंदर फार्मर्स एंड पीजेंट्स को आने की परमिशन नहीं थी, और आपको भी पता है कि 90% लोग तो पीजेंट्स ही थे। तो इन्होंने अपने डिमांड एक 4000 लेटर्स में लिखकर भेजी उस मीटिंग के लिए। अब इन मीटिंग में होता क्या था ना कि हर स्टेट अपना एक एक वोट देता था, एंड आप जानते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट तो मिले हुए थे, तो वो वोट देते तो मेजोरिटी तो उनकी ही होती। तो इसीलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि बात अगर टैक्स की, आपने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई है तो भाई सबको वोट देना चाहिए, मतलब 1 वोट 1 वैल्यू हो, सबको एक एक वोट का अधिकार मिले। लेकिन राजा ऐसा क्यों करता? क्योंकि उसको तो टैक्स बढ़ाना था। तो राजा ने थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड नहीं मानी, और इसी वजह से वो सारे लोग उठकर उस मीटिंग से चले गए। उस मीटिंग से जाने के बाद उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलिस था, वहाँ पे वो सब इकट्ठे हुए 28 जून को। वहाँ इकट्ठे होने के बाद उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया, और उन्होंने बोला कि हम राजा के अगेंस्ट तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो राजा को ये चीज़ बहुत ही अखरने लगी कि भाई नेशनल असेंबली के पास इतनी पावर है और मेरे पास तो पावर ही नहीं है, इतनी लिमिटेड पावर कर दी गई है। तो राजा ने दूसरे देशों के साथ मिलके प्लानिंग करनी स्टार्ट करी कि कैसे वो अपनी पोजीशन को वापस ले सके। तो जब तक राजा प्लानिंग करता, उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने 1789 में प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर घोषित कर दी। अब वॉर में आपको पता है लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया नेशनल असेंबली को, लेकिन उस वजह से मनी एंड बाकी रिसोर्सेज का भी बहुत नुकसान होता है, क्रॉप ज़्यादा लगती है, तो मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही थी, ठीक है, क्रॉप की भी डिमांड बढ़ रही थी। अब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि 1791 में फार्मर्स और गरीब लोग जो कि क्रॉप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन में उन्हीं का तो हाथ था, उनको फील होने लगा कि गवर्नमेंट ने हमें तो वो वैल्यू दी ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो भी सड़कों पे उतरने स्टार्ट हुए, क्लब्स बनने स्टार्ट हुए। तो ऐसा ही एक क्लब बना जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, जिसके लीडर थे रॉबिस्फियर, और इन लोगों के ना बड़े अतरंगी कपड़े हुआ करते थे। और जब इन लोगों को दिखा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या किया, सड़कों पे उतरना, राजा के अगेंस्ट होना स्टार्ट किया। इन्होंने राजा को ही बंदी बना लिया, साथ साथ में राजा के परिवार को भी बंदी बना लिया। फिर 5 सितंबर 1792 को मोनार्की का अबॉलिशन हुआ एंड फाइनली न्यू रिपब्लिक आया। अब रिपब्लिक आएगा तो लोगों को वोटिंग अधिकार मिलेगा ही सही। और फिर फाइनली लुई 16 को राजद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन से मार दिया गया। अब जैकोबियन पावर में आ चुके थे, तो उनको कोई भी पर्सन उसके राज के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता तो वो उनको पकड़ते और गिलोटिन में चढ़ा देते और मार देते। अब जैकोबियन क्लब ने एक बहुत अच्छा काम किया था, जो था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होती है? जिसमें लोगों को जबरदस्ती बंदी बनाकर फोर्स लेबर करवाया जाता है। तो हो क्या रहा था, फ्रांस के अंदर इंडिको, कॉफी, टबैको की डिमांड बढ़ रही थी, तो उसके लिए अफ्रीकन कोस्ट से लोगों को बंदी बनाया जाता था और फिर कैरेबियन तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगुलर ट्रेड सिस्टम था, जिसमें से बंदी बनाकर लोगों को प्लांटेशन फील्ड पे भेजा जा रहा था और वहाँ से जो भी उत्पादन होता था उसको फ्रांस तक लाया जा रहा था। इसके बाद जैकोबियन को जैसे दिखा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, तो उसने जो लोग स्लेवरी के अबॉलिशन की बात कर रहे थे उनको सबको चुप करा दिया, ये मैटर ही ख़त्म करवा दिया, और वो खुद भी इन्वॉल्व हो गया लोगों को बेचने खरीदने के काम में। लेकिन बाकी लीडर्स की तरह इसका भी काम इतना नहीं चला, एंड फाइनली लोगों को समझ में आने लगा कि जैकोबियन क्लब के लोग रॉबिस्फियर क्या कर रहा है। और फिर फाइनली 1794 में
रोबेस्पियर को भी दोषी पाया गया और उसे गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। और इसी के साथ होता है जैकोबिन क्लब का एंड। 1789 में जब बेस्टाइल वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि इस बिल्डिंग को जला दिया गया था, तो उसके बाद ना एक सेंसरशिप का रूल लाया गया था कि कोई भी नाच गाना कुछ प्रिंट करना हो, कुछ स्प्रेड करना हो, तो किसी राजा की परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। तो अब आफ्टर जैकोबियन का एंड वो सेंसरशिप हटा दी गई थी। अब आप कुछ भी प्रोटेस्ट करना हो, स्ट्राइक करनी हो, कुछ प्रिंट करना हो, कुछ लिखना हो, कुछ थॉट रखने हो, वो सब अपनी अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से कर सकते थे। अब इसके बाद ना अमीरों ने क्या किया, गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया और इसी के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जिसके पास पैसा होगा वही रूल कर सकता है। तो इसी के हिसाब से नए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब उन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपस में हुई टकरार, क्योंकि 2 हैं तो अपने अपने व्यूज एक दूसरे पे थोपेंगे सही। तो इस टकराव की वजह से वहां पे आई इंस्टेबिलिटी पॉलिटिक्स के अंदर और इसी का फायदा उठा के नेपोलियन ने एंट्री ली 1804 में और उसने खुद को वहां का एम्परर घोषित कर दिया। अब उसने एम्परर घोषित किया तो पहले तो लोगों को, यूरोप के लोगों को लगा कि यार ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत काम कर रहा है। उसने बहुत सारे नए सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किए, अच्छे अच्छे, उसको था कि वो उसे मॉडर्न डेमोक्रेसी लेकर आनी है। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही क्रूअल राजा साबित हुआ एंड फाइनली 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया। यही होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट।